Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ामिनेशंस करीब हैं और आप लोगों के एग्ज़ामिनेशंस की वजह से ही मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि मैं आप लोगों को जो है वो डेली लेक्चर्स अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, ताकि जितना हो सके हमारा जो रिमेनिंग सिलेबस है जितना हो सके हम उसको कवर कर सकें आपके पेपर्स तक, आपके एग्ज़ामिनेशन तक। अच्छा, हम जो है वो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था और उसी में हमने फैराडेज लॉ को डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेंज लॉ को डिस्कस किया था और आज का हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। अच्छा, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसमें हमारे पास एक ही हाईलाइटेड बात है, वो क्या हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपने किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ को इंड्यूस करना हो तो आप उस कंडक्टर का फ्लक्स चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए और अगर वो सर्किट यानी कि वो कॉइल क्लोज्ड कॉइल हो, क्लोज सर्किट फॉर्म कर रही हो, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है और ऐसे करंट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इंड्यूस्ड करंट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम ही करते हैं कि हम लोग इसको समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली होती क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन एक बहुत आसान सी बात है, इसमें दो कॉइल्स होती हैं हमारे पास, एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। एक में हम जो है वो करंट को चेंज करते हैं तो एक में करंट को चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं, हम इसको डायग्राम से समझते हैं पहले कि इसकी डायग्राम क्या होनी चाहिए। तो ये रही हमारे पास आज के टॉपिक की डायग्राम और इस डायग्राम में आपको दो कॉइल नज़र आ रही होंगी, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही। ठीक है, अच्छा, वो कॉइल जिसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसी कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, यानी कि ये वाली कॉइल जो है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब इस वाली कॉइल को हम हमेशा क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। और वो वाली कॉइल जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसी वाली कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ऐसा नहीं है कि जो पहले रखी हुई है उसको हम प्राइमरी कहेंगे, जो बाद में आ रही है वो सेकेंडरी होगी, नहीं, हम इस वाली को यहाँ भी रख सकते हैं और इस वाली को हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो पहचानने का क्राइटेरिया क्या होगा, प्राइमरी को या सेकेंडरी को, जो कॉइल बैटरी के साथ कनेक्ट है उस वाली को हमें प्राइमरी कहना है और जो कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगी उस वाले को हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख सकता हूँ कि ये वाली जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, वाइल ये वाली जो है ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जनाब। अच्छा, अब होता क्या है, देखो हमें क्या करना है कि जिस कॉइल को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सर्किट का मतलब इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब क्योंकि कॉइल है तो कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है और करंट जो है वो क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है। तो इसको हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। और हमें एक बात पता है, हमने सोलेनॉइड वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई कॉइल हो और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, यानी कि सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। तो इसका मतलब इस कॉइल की भी आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। और हमने सीखा हुआ है, डिटेल में सीखा हुआ है कि अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी हो कि इस सोलेनॉइड की या कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, तो इसका तरीका हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सोलेनॉइड, जो मैंने अपलोड किया हुआ है। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस में से फर्स्ट एप्लीकेशन थी ये सोलेनॉइड। तो एक तरीके से ये सोलेनॉइड के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हो तो आप इस कॉइल को इस तरीके से ग्रैस्प करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स और जहां पर आपका थंब होगा, इसका मतलब इस कॉइल का वो साइड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल। इसका मतलब एक साइड से फील्ड एंटर होगी और दूसरी साइड से फील्ड लीव करेगी। ठीक है, मतलब एक साइड से एंटर होगी और दूसरी साइड से इमिट होगी। तो जिस साइड से निकल रही होती है फील्ड वो साइड हमेशा नॉर्थ होता है और जिस साइड एंटर हो रही होती है वो साइड हमेशा साउथ पोल होता है। तो एक काम ही करते हैं, हम इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले काम ही करते हैं,
फील्ड को ड्रॉ करके देखते हैं। तो जनाब फील्ड अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ना, ये ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? इस प्राइमरी कॉइल की। ऐसे एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा और एक साइड इसका साउथ पोल होगा। तो जैसे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, तो मैं इसको ऐसे ग्रैस्प करूंगा, तो जिस तरफ थंब होगा वो पॉइंट करेगा, जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा इसका मतलब इस कॉइल का इस तरफ ये नॉर्थ पोल है और इस तरफ ये साउथ पोल है। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा, अब आप नोट करें कि आपने इस कॉइल के बिल्कुल बराबर में एक और कॉइल रखी हुई जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल कहा हुआ है, और इस कॉइल प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करती हुई, पास करती हुई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल को पास करती हुई जा रही हैं, क्रॉस करती हुई जा रही हैं। और हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी कॉइल पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा अब सुने, हमने एक बात पढ़ी हुई है, जो कॉइल होता है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होता है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये सॉलिनॉइड में हमने पढ़ा था। अगर आपके पास कोई कॉइल हो, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट की वजह से उसके आसपास जो फील्ड पैदा हो जाती है उसका फॉर्मूला ये होता है कैलकुलेट करने का। अब आप नोट करें कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि करंट फ्लो करेगा उस कॉइल में, इस कॉइल में, क्योंकि इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ही उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसके अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सेकेंडरी कॉइल में से फ्लक्स होगा। इसका मतलब एक चेन बनी हुई है। देखो, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा उस प्राइमरी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, और जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बराबर में रखी हुई कॉइल जिसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं उसमें फ्लक्स होगा। ये एक चेन बन गई। प्राइमरी में करंट है तो उसके आसपास फील्ड है, उसके आसपास फील्ड है तो सेकेंडरी में से फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो फ्लक्स तो हो गया सेकेंडरी कॉइल में। आपको क्या लगता है, अगर मैं इस करंट को कांस्टेंट कर दूं, मतलब करंट को हम चेंज नहीं कर रहे, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और अगर ये कांस्टेंट होगी तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जब तक किसी कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट हो उसमें कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। ये बात हमने फैराडेज लॉ के अंदर सीखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखी है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में अगर आप चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो या करंट इंड्यूस हो, तो इसमें से जो फ्लक्स हो रहा है उसको चेंज होना पड़ेगा, उसका चेंज होना लाजमी है। अब ये चेंज कैसे होगा? तो देखें, अगर मैं इस प्राइमरी कॉइल का जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं उस प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज कर देता हूं, डेल्टा लगा देता हूं, तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करूंगा तो प्राइमरी कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करें तो प्राइमरी कॉइल के आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो फ्लक्स हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स के साथ आ जाएगा डेल्टा, और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करवाना, तो आप कुछ ना करें, जो प्राइमरी कॉइल उसके बराबर में रखी है उसका करंट चेंज कर दें। तो ये बन गई प्राइमरी उसकी म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन। अब सुने, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। वर्ड क्या आ रहा है? म्यूचुअल का, यानी कि यहां पर दो आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक में चेंज होने से दूसरे में इंड्यूस हो जाए। सच अ फिनोमिना इज कॉल्ड, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कितनी आसान सी बात है। प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी के आसपास फील्ड चेंज होगी, प्राइमरी के आसपास फील्ड चेंज होगी तो प्राइमरी के रखी हुई बराबर में उसका फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक काम ही करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। क्या? प्रोसेस इन विच, डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहां पर मैं डेफिनेशन की हेडिंग लिख देता हूं। हाँ जनाब, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोसेस इन विच changing current
इन कौन सी कॉइल में करंट चेंज करेंगे? इसमें बैटरी के साथ देखो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को बढ़ाना कम करना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी तो ऑब्वियस बात है करंट भी बढ़ेगा कम होगा, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट किसमें? इन द प्राइमरी कॉइल, चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन EMF in the secondary coil. So process in which changing current in the primary coil induces an EMF in the secondary coil is called, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कितनी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आप एक कॉइल में करंट चेंज करें, यानी कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि ओके, अब ठीक है, आपको सारी चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है जनाब? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखें, ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये प्रोसेस कौन सा होता है। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखें, ये तो हो गया, चलो अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता होगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें होगा? प्राइमरी कॉइल को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने पर। प्राइमरी कॉइल में करंट जितना ज्यादा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम पता है कैसे बोलेंगे? Induced magnitude of induced EMF in the secondary coil is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil। यानी कि प्राइमरी कॉइल में आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम, करंट में जितना ज्यादा चेंज लेकर आओगे, जितना ज्यादा चेंज आएगा करंट के अंदर प्राइमरी कॉइल में, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड ही प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज करने पर डिपेंड कर रहा है। तो इस बात को हम यहां पर कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें? इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time rate of change of current in the primary coil, in the primary coil। देखिए कितनी आसान बात लिखी हुई है। कह रहा है कि जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो इस बात को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ऐसे लिखेंगे ना, जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। भाई करंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। अब देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कौन सी वाली कॉइल का है? सेकेंडरी कॉइल का। तो मैं काम ही करता हूं, इस ईएमएफ के सिंबल के साथ एस लगा देता हूं छोटा सा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। और ये जो करंट में चेंज आ रहा है ये कौन सी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में। तो आप इस आई के साथ लगा दें पी। अब बन गई पूरी इक्वेशन। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और जब आप इस साइन को रिमूव करते हैं तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना होता है, तो पुट कर देते हैं कांस्टेंट को। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा कैपिटल एम, बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे, डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ये बन गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर, और वो ऐड करना पड़ेगा मैं नेगेटिव साइन। याद करो हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था लेंज लॉ, लेंज लॉ में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होती है या इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको डिस्कस किया था लेंज ने, और उस लॉ का नाम है लेंज लॉ। उसी लॉ के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के किसी भी फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा होगा, उसका सिर्फ एक रीजन होगा, और वो रीजन क्या है? लेंज लॉ की स्टेटमेंट। तो अगर आपने समझना हो कि यार ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इसमें ही नहीं किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो नेगेटिव साइन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले के अंदर, तो उस नेगेटिव साइन के पीछे रीजन है क्या, वो हमने लेंज लॉ के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। क्योंकि ये ओपोज करता है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वो अपने ही चेंज को ओपोज करता है। ये पढ़ा था, लेकिन हमने डिटेल में पढ़ा था, समझा था बकायदा। तो अगर आपने देखना हो तो आप लेंज लॉ की जो वो टॉपिक है हमारा उसको आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये तो हो गया चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये कौन है? ये एम है। एम का मतलब, जहाँ जाहिर सी बात है एम मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये एम एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, जबकि इस कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे एक होता है कैपेसिटर, तो दूसरा होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है चार्जेस को स्टोर करने की। फिर हमारे पास एक होता है रेजिस्टर, और फिर उसकी होती है रेजिस्टेंस। तो यहां पर प्रोसेस का नाम इंडक्शन है, और प्रोसेस के अंदर जो कांस्टेंट यूज होगा वो है इंडक्टेंस। ये फर्क होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, m इज अ कांस्टेंट, m is a constant which is called इसका नाम होगा जनाब, इसका नाम याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और अगर मैं यहां से, अच्छा मुझे एक बात पता है, ईएमएफ का हम पढ़ चुके हैं, मैं बहुत अच्छा ईएमएफ की तो वीडियो मुझे याद है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मैंने आपको समझाई थी वो आज से तकरीबन कोई 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने आपको क्लियर किया था। 1.5 साल के करीब तो हो गया होगा शायद, बहुत पहले मैंने आपको समझाई थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वहाँ पर बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यानी कि ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, यानी कि इसका हमें यूनिट पता है ऑलरेडी। करंट का यूनिट हमें पता है एम्पेयर, और टाइम का यूनिट हमें पता है सेकेंड। ये चीज़ नहीं है, इसका यूनिट बनाने के लिए काम ही करते हैं, ये पूरा रेशो, ये वाला डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, ये पूरा रेशो इस m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरा रेशो ईएमएफ के साथ जाके डिवाइड करेगा, तो आपको m का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखें m का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय, हाँ भाई इसके अपॉन में कौन आ जाएगा, ये पूरा रेशो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये देखें डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, और यहीं से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट बना सकते हैं। एस आई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, हाँ भाई अगर मैं यूनिट बनाना चाहूं इसका, तो इसका यूनिट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे बनेगा, ऊपर ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है वोल्ट, कैपिटल वी फॉर वोल्ट, अपॉन में करंट आ रहा है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और उसके अपॉन में कौन आ रहा है, टाइम, टाइम का मतलब सेकंड। तो क्या बना, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड। तो ये नीचे जो सेकंड डिवाइड कर रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा, वोल्ट के साथ आ जाएगा सेकंड, और अपॉन में क्या रहेगा, एम्पेयर रहेगा। ये बन गया इसका ऐसा यूनिट, क्या बना, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और इसी को हम इक्विवेलेंट रखते हैं एक यूनिट के, उसको हम कहते हैं हेनरी। हेनरी कैपिटल एच, हेनरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को जब भी आप मेजर करेंगे तो हमेशा इसका यूनिट क्या होगा, या तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, या ये किसके बराबर होता है, हेनरी के। तो हम मेजर करते हैं इसको किसके अंदर, हेनरी के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो अब काम ही करते हैं कि यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं कि हाँ भी हमें ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि 1 हेनरी किसके बराबर होता है, मतलब 1 हेनरी होता कितना है, तो देखें यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं 1 हेनरी की। 1 हेनरी कितना होता है, इसको डिफाइन करने का एक तरीका होगा, ठीक है। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, देखो बहुत आसान सी बात है कि अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 1 चाहिए, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू भी 1 वोल्ट हो, करंट की वैल्यू भी 1 एम्पेयर हो, और टाइम की वैल्यू भी 1 सेकंड हो। तो इसका मतलब ये तीनों अगर 1 1 हो, इनकी वैल्यूज अगर 1 1 हो,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे, अगर प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, हर सेकंड उसमें चेंज आ रहा है 1 एम्पियर। इसकी वजह से अगर सेकेंडरी में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो आप कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 हेनरी। इसको देखो मैं लिख के बताता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी if current changing, करंट चेंज किस में हो रहा है, प्राइमरी के अंदर, करंट चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर, इट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। current changing in the primary coil at the rate of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, in the secondary coil। यह आ गई इसकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी के बराबर कब होगा, इफ द करंट चेंजिंग इन द प्राइमरी कॉइल एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा हो और इस 1 एम्पियर पर सेकेंड की वजह से सेकेंडरी के अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो हम कहेंगे कि कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी होगी, 1 हेनरी। तो ये हमारे पास 1 हेनरी की डेफिनेशन है। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, आप लिख लीजिएगा भले, ये जो m की वैल्यू है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कॉइल्स की डायमेंशंस पर, कि भाई कॉइल्स की डायमेंशंस क्या है, मतलब इसकी जो है वो डायमीटर कितना है, इसका रेडियस कितना है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, और इसकी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, और साथ साथ कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जनाब ये है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक, जो आपके सामने पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाने को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये आ गई इसकी डेफिनेशन और ये आ गई इसकी डेरिवेशन कि आप इस सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो एम आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका यूनिट लिखा हुआ है और 1 हेनरी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के बाद एक काम करते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ इंडक्शन, उसी को भी इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छी तरीके से समझ जाएं तो आपको सेल्फ इंडक्शन खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले काम ये करता हूँ, मैं यहाँ से म्यूचुअल का वर्ड हटाकर मैं इसको कर देता हूँ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसी वीडियो में इन दोनों को हम कवर कर लेंगे। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में हमें रिक्वायर्ड होती हैं 2 कॉइल्स, यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हम रिलेट कर रहे हैं 2 कॉइल्स के साथ, हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वर्ड आ जाए सेल्फ इंडक्शन, तो जनाब सेल्फ इंडक्शन में हमें 2 कॉइल्स की कब जरूरत पड़ेगी। सेल्फ इंडक्शन का तो मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ एक ही कॉइल चाहिए बस। तो अब आपका प्राइमरी का और सेकेंडरी का चक्कर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब देखें, सबसे पहले काम ये करें, इसी डायग्राम को दोबारा देखो। इसी डायग्राम के अंदर हमने पहले क्या सीखा, प्राइमरी की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस कर रही हैं। तो अब आप यूं देखो कि प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद प्राइमरी को भी तो क्रॉस करती हुई आ रही हैं, ऐसा है ना। तो अब अगर लेट सपोज मैं यहां से सेकेंडरी कॉइल की डायग्राम रब कर देता हूं, ये हमने रब कर दी सेकेंडरी, क्योंकि अब हमें जरूरत ही नहीं है इसकी ना, ये हमने रब कर दी। और इसको हम थोड़ा सा सही करके बना देते हैं, ये इसकी प्राइमरी कॉइल की, बल्कि प्राइमरी तो आप बोलेंगे ही नहीं ना इसको, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी का चक्कर खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ कॉइल है, ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइक दिस। ठीक है,
तो अब आप नोट करो कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले सेकेंडरी को भी क्रॉस कर रही थी, तो यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स खुद इसको भी तो क्रॉस करती हुई आ रही हैं। तो अगर आप इसका करंट चेंज कर रहे थे तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो अब अगर आप इसका करंट चेंज कर रहे होंगे तो फ्लक्स तो इसका भी तो चेंज हो रहा होगा खुद भी, यानी कि फ्लक्स दोनों चेंज हो रहे थे। प्राइमरी कॉइल का भी चेंज हो रहा था और सेकेंडरी का भी चेंज हो रहा था, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल में हमने सेकेंडरी को डिस्कस करना था तो हमने प्राइमरी की बात ही नहीं की थी। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसी कॉइल की बात करेंगे। तो अगर आपके पास किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हो और अगर आप उस कॉइल का करंट चेंज करें तो उस कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से उसका जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है, और अपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से खुद उस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझ आई बात? खुद कॉइल का करंट चेंज हो, उसी कॉइल के करंट चेंज होने की वजह से उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो, और उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाने को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी कि अब सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल की है। ठीक है, तो अब देखें डेफिनेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। डेफिनेशन में आप प्राइमरी और सेकेंडरी के चक्करों को खत्म कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ऐसा प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन द कॉइल, बस अब प्राइमरी हटा देते हैं, देखो डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, चेंजिंग करंट इन द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, नहीं बल्कि सिर्फ इन द coil itself, in the coil itself, यहां पर वर्ड आ जाएगा itself। तो देखें प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन द कॉइल, कोई भी कॉइल हो, इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने को हम कहते हैं म्यूचुअल, और एक ही कॉइल हो, उसी का करंट चेंज हो और उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। हर चीज सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, सेकेंडरी हट जाएगा, सेकेंडरी हट जाएगा, इन द कॉइल, इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। बस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बस ये भी हटा देते हैं। इन द कॉइल क्या? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ये देखो बिल्कुल सेम रहेगा। ईएमएफ इसके साथ एस हटा दूंगा, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेकेंडरी को। यहां से पी हटा देंगे, इसका मतलब था पी। अब क्योंकि सिर्फ एक ही कॉइल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। यहां से एस हटा देते हैं और यहां से पी हटा देते हैं। और दूसरी बात, ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस को, लेकिन अब तो प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन है तो यहां पर एम का काम नहीं होगा। तो अब यहां पर जो कांस्टेंट हम पुट करते हैं वो पुट करते हैं कैपिटल एल। तो यहां पर जो कैपिटल एल आ रहा है, इस कैपिटल एल को हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड, वो था म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा फिर वही वाली बात, अगर आप यहां से एल के लिए फॉर्मूला अरेंज करना चाहें तो फॉर्मूला सेम अरेंज होगा भाई, ये पूरा का पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले आएगा, सेम अरेंज होगा। और अगेन जो यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का था एग्जैक्टली वही यूनिट हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का भी होता है, सेम बिल्कुल, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या फिर हेनरी। ये म्यूचुअल हटा देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ। अब आप नोट करें कितना आसान है। म्यूचुअल इंडक्शन समझ लिया तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन भी समझ लिया आपने। सिर्फ जहां जहां प्राइमरी सेकेंडरी आ रहा था उसको हटा दो, जहां जहां म्यूचुअल आ रहा था उसकी जगह सेल्फ आ जाएगा, जहां कैपिटल एम था उसकी जगह पे कैपिटल एल आ जाएगा। सो अब इसको लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी इफ करंट चेंजिंग इन द कॉइल, प्राइमरी हटा देते हैं, इन द कॉइल, in the coil at the rate of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the coil, secondary हटा देते हैं बस, in the coil, this is called 1 Henry। तो इसमें कोई समझाने वाली बात ज़्यादा है नहीं, जो समझाने वाली बात थी वो शुरू में मैंने आपको समझा दी कि सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, एंड दैट वन डिफरेंस इज द नंबर ऑफ कॉइल्स। इफ वी हैव 2 coils, changing current in the primary induces EMF in the secondary, then the process will be called as mutual induction. And if the changing current in the coil induces an EMF in the coil itself, then such a process will be called as self induction. So this was the only difference between mutual induction and self induction. तो मतलब आज के ही लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भले से, जो भी है।
ये आपके सामने अब सेल्फ इंडक्शन के लिए बना हुआ है, लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। वैसे हमारे लेक्चर 3 और 4 दो इसके अंदर कवर हो गए, मतलब यूँ कह लो कि बल्कि लेक्चर नंबर 4 था शायद, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और 4 ये मैंने एक ही वीडियो के अंदर मर्ज कर दिया है। वरना होता ही है कि मैं सेल्फ इंडक्शन अलग पढ़ाता आपको अलग वीडियो में और म्यूचुअल इंडक्शन को मैं अलग पढ़ा रहा होता, लेकिन मैंने इसको मर्ज कर दिया क्योंकि ज़रूरत थी नहीं अलग अलग बनाने की, तो आपके ये एक ही में कवर हो गए हैं। ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।